नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे बनता है रेडियो नाटक। नाटक के बारे में आपने सुना है, लेकिन रेडियो में ये नाटक कैसे प्रस्तुत किया जाता है, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। और इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है कि इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे रेडियो नाटक क्या होता है, रेडियो नाटक का इतिहास कैसा है, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता क्या है और विभिन्नता क्या है, यानी कि अंतर क्या है। रेडियो नाटक लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, रेडियो नाटक का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेडियो नाटक की परिभाषा क्या है। ये सब जानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी कि केवल सुनने वाला। इसके माध्यम से हम चित्र नहीं देख सकते हैं। अतः रेडियो पर प्रसारित करने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों को रेडियो नाटक कहते हैं। जैसे कि आप एक इस चित्र में देखिए कि एक चित्र है कि एक व्यक्ति कह रहा है, महाराज मुझ गरीब पर दया करो। ये नाटक चल रहा है एक रेडियो के माध्यम से, लेकिन इस नाटक को एक बच्चा किस तरह से सुन रहा है। जब कोई व्यक्ति रेडियो के माध्यम से किसी नाटक की प्रस्तुति सुनता है तो वो चित्रों को माध्यम स्वयं खुद ब खुद ही बना लेता है। उसके माध्यम से चित्रों को खुद ब खुद देखने लग जाता है। रेडियो पर प्रसारित करने के लिए तैयार किए गए कई तरह के नाटक होते हैं। कहा जाता है कि रेडियो नाटक एक नई साहित्यिक विधा है। साहित्य में कई विधाएं होती हैं, जैसे निबंध, रिपोर्ट, रिपोर्ताज, फीचर, अनुच्छेद, कई प्रकार की विधाएं होती हैं, जिसमें कई तरह के जैसे है संस्मरण इत्यादि होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं। ये सारी जो साहित्यिक विधाएं हैं ये होती हैं। कहानी भी एक साहित्यिक विधा है, लेकिन रेडियो नाटक को एक नई विधा के रूप में बताया गया है। मशहूर रंगकर्मी और साहित्यकार नेमी चंद्र जैन बताते हैं कि यह बात बहुत कष्टदायक है, यानी कि ये एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक को हिंदी जगत में अभी तक कोई भी स्थान नहीं मिला है। यानी कि अपना अभी तक कोई भी स्थान रेडियो नाटक नहीं बना पाया है कि ये इस प्रकार की एक विधा है। अब जानते हैं कि रेडियो नाटक का इतिहास क्या है। आज से कुछ दशक पूर्व तक एक समय ऐसा भी था जब संसार में न तो कोई टेलीविज़न था और न ही कोई कंप्यूटर था। सिनेमा हॉल और थिएटर उस समय थे तो सही, यानी कि कुछ दशक पहले थे तो सही, किंतु उनकी संख्या आज की तुलना में काफ़ी कम थी और एक आम आदमी के लिए वे सरलता से उपलब्ध भी नहीं थे, क्योंकि उस समय आय के जो साधन होते थे वो सीमित होते थे और एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति उन संसाधनों के माध्यम से सिनेमा हॉल जाना, थिएटर जाना ये अफोर्ड नहीं कर पाता था। ऐसे दौर में घर बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सरल तरीका था वह था रेडियो। रेडियो के माध्यम से व्यक्ति आसानी से अपना मनोरंजन कर सकते थे। रेडियो पर उस समय क्या क्या दिखाया जाता है, अब ये जानते हैं हम। उस समय रेडियो पर कौन कौन से कार्यक्रम दिखाए जाते थे। समाचार, देश विदेश के समाचार सुनाए जाते थे, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनाए जाते थे,
खेलों के आंखों देखे हाल का प्रसारण भी किया जाता था। आज सब लोग टीवी पर जो क्रिकेट का आंखों देखा हाल देखते हैं, वो पहले आंखों देखा हाल सुना करते थे, कमेंट्री सुना करते थे। रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाते थे, गीत संगीत का कार्यक्रम भी सुनाया जाता था। टीवी धारावाहिकों तथा टेलीफिल्मों की कमी को पूरा भी ये रेडियो ही करते थे, और यही रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक ही इस कमी को पूरा करने में पूरी सहायता करते थे। हिंदी साहित्य के लगभग सभी बड़े रचनाकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखा करते थे। वह उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात समझी जाती थी। जो लोग जो साहित्यकार रेडियो के लिए नाटक लिखते थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। रेडियो नाटक का इतिहास में आगे हम ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि उस समय कौन से ऐसे मुख्य रेडियो नाटक थे जिनमें श्रोताओं की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई थी। जैसे अंधा युग है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन है। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन इसके एक अच्छे उदाहरण हैं। सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में अनेक प्रकार की समानताएं भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं, इसके साथ साथ समानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें समानताएं कौन कौन सी हैं। सिनेमा, रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते हैं, और रेडियो नाटक, इनमें सबसे पहली तो समानता यही है कि इन तीनों में ही एक कथानक अवश्य होता है। कथानक होता है कथा का विषय, कहानी, यानी कि कथा का विषय ही नहीं होगा तो वो कैसे तो संवाद बनाए जाएंगे और कैसे कोई नाटक बनेगा। ये तीनों में ही आवश्यक होता है। इस कथानक का आरंभ, मध्य और अंत होता है। तीनों ही विधाओं में पात्र योजना होती है। तीनों ही विधाओं में संवाद योजना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन तीनों ही विधाओं में द्वंद्व का भी समावेश होता है, यानी कि चाहे वो कहानी है, चाहे वो नाटक है, रेडियो नाटक है, रंगमंच का नाटक है या सिनेमा है, द्वंद्व भी होता है। द्वंद्व यानी कि स्वीकार और अस्वीकार की भावना। जब तक द्वंद्व नहीं होगा, नाटक प्रभावशाली नहीं हो सकता। सिनेमा, रंगमंच नाटक और रेडियो नाटक में असमानताएं भी बहुत सारी होती हैं। वो क्या है, ये जानते हैं। सिनेमा और रंगमंच में पात्रों के शारीरिक हाव भाव, चेहरे की विभिन्न आकृतियों, वेशभूषा आदि को महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं। इसलिए किस तरह की आकृति है, कैसी वेशभूषा डाली है, संवाद बोलने वालों के हाव भाव कैसे हैं, उनके चेहरे की कल्पना कैसी है, ये सब इनमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। किंतु रेडियो नाटक में इन्हें महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि रेडियो केवल एक श्रव्य माध्यम है। इसमें हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। सिनेमा और रंगमंच के नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम और सीमित होती है। अगला है, रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों में जीवंत अभिनय होता है, यानी कि लाइव होता है। रंगमंच पर अभिनय जो किया जाता है वो लाइव किया जाता है। अभिनय के दौरान की गई गलती को सुधारा नहीं जा सकता। माना कि किसी एक अभिनेता के द्वारा अचानक ही कोई गलती हो जाती है, क्योंकि वो तो लाइव है, स्टेज पर वो नाटक दिखाया जा रहा है, तो उस गलती को हम सुधार नहीं सकते। जबकि सिनेमा व रेडियो नाटक में जो दृश्य और संवाद होते हैं, उनको पहले से ही शूट करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसमें अभिनय के दौरान यदि कोई गलती हो भी गई है तो उसे डिलीट करके उसे फिर से शूट करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। रेडियो नाटक लिखते समय हमें कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला तो यही है कि रेडियो नाटक लिखते समय हमें सबसे पहले उपयुक्त कहानी का चुनाव करना चाहिए, यानी कहानी
समय और घटना जो है वो उपयुक्त होगी, तभी एक अच्छा रेडियो नाटक हम लिख पाएंगे। कहानी चाहे मौलिक हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो, किसी भी मूल से ली गई हो, उसमें कई बातों का ध्यान हमें रखना होता है। सबसे पहले यही है कि कथानक में अधिक एक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो उसमें एक्शन ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि हम केवल सुना रहे हैं, रंगमंच पर अभिनय करके दिखा नहीं रहे हैं। कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से एक्शन या क्रियाओं पर आधारित हो, क्योंकि रेडियो पर एक्शन ध्वनियाँ सुनाना उबाऊ हो सकता है। यदि हम कोई एक्शन वाली कहानी लेते हैं तो हमें वो एक्शन क्या करना होगा, उन क्रियाओं को हमें किसी तरह की ध्वनियों, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनियों से सुनाना पड़ेगा, और ऐसे में जो श्रोता होता है वो बोर हो जाता है। इसलिए कहानी का चयन प्रस्तुति के आधार पर ही करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं बताती हूँ यहाँ पर, कि कहानी का जो मूल है वो है पीछा करना। आधार एक कहानी का जैसे विषय हम ले सकते हैं पीछा करना। उस कहानी को हम सुना रहे हैं। एक अपराधी कोई अपराध करके भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, और बीच बीच में रोचक नाटकीय घटनाएं घटती हैं। जैसे एक चोर आगे भाग भाग रहा है, पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं, रास्ते में चोर है या फिर पुलिस वाले हैं, गिरते पड़ते हैं, कोई चीज़ें अटक जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। यदि ये सिनेमा है या रंगमंच है, इसमें तो हम रोचकता और खूबसूरती से प्रस्तुत कर सकते हैं कि कई तरह के बीच में चीज़ें दिखाकर उसे हास्यप्रद बनाया जा सकता है। किंतु रेडियो में हम ये दिखा तो सकते नहीं हैं। रेडियो में यही कथा वस्तु संभवतः अपना पूरा प्रभाव उत्पन्न करने में कामयाब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि केवल ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपराधी और पुलिस की भाग दौड़ से उत्पन्न होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें कहानी का चयन अपनी प्रस्तुति के माध्यम के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय अवधि। एक रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट तक की होती है। यदि कहानी लंबी है तो उसे एक धारावाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसकी प्रत्येक कड़ी 15 या 30 मिनट की होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक एपिसोड जो है 15 से 30 मिनट का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियो पर निश्चित समय पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ही आते हैं। समय सीमा निश्चित होती है हर कार्यक्रम की, अतः उनकी अवधि भी पहले से निर्धारित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट इत्यादि। तो हमें पहले से ही उसकी समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सीमित पात्र संख्या। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या स्वयं ही सीमित हो जाएगी। रेडियो नाटक में श्रोता केवल आवाज के द्वारा चरित्रों को याद रखता है। ऐसी स्थिति में यदि पात्र अधिक होंगे तो उनके साथ संबंध बनाने में श्रोता को अधिक परेशानी होगी, अर्थात श्रोता इस बात को याद नहीं रख पाएगा कि किसकी आवाज़ आती है। उदाहरण के लिए बीच में फेरी वाले की आवाज़ आ रही है कि सब्जी ले लो, या गुब्बारे ले लो, या पोस्टमैन की आवाज़ आती है पत्र ले लो, या जज का केवल ऑर्डर ऑर्डर कहना। इस तरह के पात्रों को रेडियो नाटक में लेना आवश्यक नहीं होता। इनकी केवल एक आवाज़ के माध्यम से ही इन्हें बताया जा सकता है। अब हम जान गए हैं कि कहानी का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो, अवधि ज़्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके बाद आता है ध्वनि प्रभावों का प्रयोग। उपयुक्त कहानी का चुनाव करने के पश्चात उसे नाटकीय शैली में लिखना भी पड़ता है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते, अतः दृश्यों की कमी को ध्वनि प्रभावों से दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रभाव में संगीत भी सम्मिलित होता है। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए संवाद लेखन। यह रेडियो नाटक का महत्वपूर्ण घटक है। रेडियो नाटक के संवाद कथानक एवं पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवादों में चारित्रिक विशेषताएं प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। संवाद नाटक के परिवेश, कार्यस्थल आदि को स्पष्ट करने में सहायक होने चाहिए।
अगला हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्रियाओं का शाब्दिक रूपांतरण। रेडियो नाटक में कोई पात्र विशेष जब कोई क्रिया या एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का शाब्दिक हिस्सा बनना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि पात्र जो है पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है, तो उसके संवाद कुछ इस प्रकार से होंगे। किस तरह से उसका इस बैठने को शाब्दिक रूपांतरण किया जाएगा, इस क्रिया का शाब्दिक रूपांतरण किया जाएगा। पात्र मन ही मन बोलता है, उसकी आवाज़ सुनाई जाएगी, कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलो कुछ देर इस बेंच पर ही बैठ जाता हूँ। वो बैठने की क्रिया करता है और फिर आह इस तरह की ध्वनि करता हुआ बेंच पर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है आह करने से कि उसे वो बेंच बहुत ज़्यादा गर्म लगा है। अब सारांश रूप में हम देखते हैं कि ये जो रेडियो नाटक की प्रस्तुति के बाद क्या क्या चीज़ हमने समझी। रेडियो नाटक क्या है? नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा और रंगमंच की भांति रेडियो एक दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, अपितु श्रव्य माध्यम है। रेडियो की प्रस्तुति संवादों तथा ध्वनि प्रभावों के द्वारा होती है। फिल्म की भांति रेडियो नाटक में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। रेडियो नाटक में संवादों की प्रधानता होती है। रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद तथा ध्वनि संकेतों के द्वारा उजागर होती है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, इसलिए घटना स्थल या परिवेश के बदलने पर नए कार्य व्यापार के लिए अंक या दृश्य न लिखकर कट 1, कट 2, हिस्सा 1 या हिस्सा 2 लिखा जाता है। यानी कि जो लिखने वाला है इस तरह से दृश्य या अंक ना लिखकर कट या हिस्सा लिखता है। तो अब आपने समझा कि ये रेडियो नाटक लिखा कैसे जाता है, इसकी प्रस्तुति की जाती है। अब आप इस पाठ को फिर से अपनी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पढ़िए और उसके पश्चात दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखकर इसे दोबारा से समझिए। धन्यवाद।